जनगणना, समझ गए ना, जनगणना। दोस्तों ये जो जनगणना है, क्या है जनगणना, पहले इसका अध्ययन करेंगे। जनगणना की शुरुआत कैसे हुई, है ना, जनगणना क्यों मायने रखती है किसी देश के लिए, सब एक एक बिंदुवार हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं जनगणना। तो दोस्तों जो ये जनगणना है इसका नाम है क्या, जनगणना, यानी लोगों की गणना करना जनगणना कहलाता है। आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, थोड़ा प्राचीन समय में जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जनगणना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनगणना का अध्ययन मिलता है, और कुछ लोगों का मानना है कि मध्यकालीन एक ग्रंथ था जिसका नाम था आईने अकबरी, उसमें भी जनगणना का जो है कुछ साक्ष्य मिलता है। ये साक्ष्य कहाँ तक सत्य है, ठीक है, इसका हम एक एक अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं जनगणना। जैसा कि मैंने डेफिनेशन भी बता दी, प्राचीन काल में जनगणना क्या थी ये सब आपको बता दिए, ठीक है। बिंदुवार, जो हमारा देश है भारत, जैसा कि भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों के समय हमारी जनगणना शुरू हुई थी। जो पहली हमारी जनगणना हुई थी वो जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में हुई थी। लेकिन जो 1872 की जनगणना, ठीक है, इसमें पहले हम लिख देते हैं क्या हम पढ़ा रहे हैं, जनगणना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अंग्रेजों के समय ही हमारी जनगणना शुरू हुई थी। तो जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी जनगणना। कब हुई थी, 1872 में जनगणना हुई थी। लेकिन उस समय जो वायसराय थे 1872, वो थे लॉर्ड मेयो थे। कौन थे, लॉर्ड मेयो थे, ठीक, लॉर्ड मेयो थे। कब, 1872, वायसराय थे। ये वायसराय और गवर्नर, जैसा कि बताया जाता है, ये गवर्नर जनरल, ये वायसराय। दोस्तों ये गवर्नर और वायसराय में क्या अंतर है, बच्चे बहुत कंफ्यूज की स्थिति में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कब हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वो 1600 में हुई थी। और अंग्रेजों द्वारा खोली गई पहली फैक्ट्री 1608 में थी। और कहाँ खोली थी, सूरत, कहाँ, सूरत में। और उस समय क्या था, मुगलों में जहांगीर का शासन था। किसका, जहांगीर का शासन था। फिर धीरे 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 किस प्रकार से अंग्रेज भारत में अपना पैर जमाना शुरू किया, और उनकी एक नीति थी फूट डालो और शासन करो की नीति थी। और यही हुआ प्लासी के युद्ध में। किस प्रकार से नवाब सिराजुद्दौला मारे गए प्लासी के युद्ध में, और उसके बाद वहां का नवाब मीर जाफर बने। वही मीर जाफर जो नवाब सिराजुद्दौला के कभी सेनापति हुआ करते थे, गद्दारी की, और गद्दारी करने पर अपना जो है भारत में अंग्रेजों का इतना खुला दे दिया कि अंग्रेज एकदम भी फैलते हुए चले गए। और फिर क्या किया कि अंग्रेजों ने, वही अंग्रेज अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एकदम पैर जमा दिया, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर रखना शुरू कर दिया। जो श्रेष्ठ पद था वो गवर्नर। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसी गवर्नर का पद समाप्त करके ब्रिटेन का जो शासक होता था उसने जब अपने हाथ से पूरा आधिपत्य ले लिया, तो उसने गवर्नर को बदलकर वायसराय रखा गया, ठीक। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो जनगणना का है।
हम जनगणना पर विशेष ध्यान देने जा रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि पहली जनगणना जो भारत में हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। लेकिन जो हमारे बच्चों, जो हमारी नियमित जनगणना है, नियमित यानी बराबर आज तक उसी डेट से बराबर चलती आ रही है, वो 1881 में नियमित जनगणना हुई। और इसके यानी 1881 के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। इसमें कौन थे? लॉर्ड, इसमें लिख देते हैं रिपन थे, रिपन थे। और उसी के आधार पर बराबर हमारी जनगणना 10 की यानी 10-10 वर्ष की हमारी जनगणना बराबर चलती आ रही है। चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहली जनगणना 1872 में हुई थी, जो नियमित नहीं थी, लॉर्ड मेयो के समय थी। और उसके बाद नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ठीक, लेकिन क्वेश्चन हमारा आता है, जो 1881 की जनगणना थी, कौन थी? जनगणना थी किसके समय? रिपन के समय। कौन थी? नियमित, नियमित थी। इस जनगणना का आयुक्त कौन था? किसने कराया था? याद रखना, इसको WC यानी WC फ्लोडेन, फ्लोडेन ने इस जनगणना को कराया था, यानी नियमित जनगणना को कराया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे पहले जो दशकीय जनगणना हुई थी, दशकीय, वो अमेरिका में हुई थी। 10 की जनगणना अमेरिका में हुई थी। अच्छा, उसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया कि नियमित जनगणना 1881 में हुई। लेकिन अब तक क्वेश्चन हमारा आता है कि अब तक यानी 2011 तक जनगणना हो चुकी है। 2011 तक जनगणना हो चुकी है। तो 2011 तक, और कहोगे कि 2021, 22, 23 लग गया है ना, तो 21 में होनी चाहिए था। 21 में इसलिए जनगणना नहीं हुई क्योंकि अपने यहाँ क्या कोविड था, यानी कोरोना काल था, जिस कारण से 2021 वाली जनगणना को क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। तो कहा जा रहा 2011 तक कितनी जनगणना हो चुकी है? तो दोस्तों 2011 तक की जो जनगणना कहा जाता है कितनी हो चुकी है? 15। कितनी हो चुकी हैं? 15 जनगणना हो चुकी हैं। क्वेश्चन फिर इसी जगह घुमा देगा कि 2011 तक कितनी जनगणनाएं भारत में हो चुकी हैं? वो 15 हो चुकी है। लेकिन इसी जगह पूछा जाएगा कि 2011 तक यानी स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी जनगणना, यानी टोटल जनगणना 15 और स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है वो 7 जनगणना हो चुकी है। कितनी? 7 जनगणना हो चुकी है। पूरी जनगणना पूछेगा तो वो 15 हो चुकी है। स्वतंत्र भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है? 7 जनगणना हो चुकी है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, जनगणना किस सूची का विषय है? तो बच्चों, जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है, संघ सूची। अब ये कहोगे संघ सूची, जहां पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, 3 क्षेत्रों से कानून, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय जिसमें राज्य बनाती है, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ऐसा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में बताया गया है। चलिए अगला संघ सूची का विषय। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, यही क्वेश्चन, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें कितने प्रश्नों
को रखा गया था। यानी जब जनगणना का अधिकारी या जनगणना का एजेंट आप तक पहुंचता था तो उसके पास जनगणना करने के लिए एक प्रपत्र होता था। वो कितने कॉलम को भरता था, अर्थात कितने प्रश्नों को भरता था। जैसे पूछता मुखिया का नाम, ठीक, मुखिया की पत्नी का नाम, फिर उनके बच्चों के नाम, टीबी है कि नहीं है, फ्रिज है, नहीं, पूरा। तो कुल मिला के 2011 की जनगणना में कितने प्रश्नों को शामिल किया गया था? तो कितने प्रश्नों को शामिल किया गया था? 29 प्रश्नों को शामिल किया गया था। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेकर आए हैं कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना, इसका आयुक्त कौन था? जैसा कि मैंने बताया था कि नियमित जनगणना 1881 डब्ल्यूसी फ्लोडन थे, लेकिन जो 2011 की जनगणना हुई थी उसका आयुक्त कौन था? बोलिए कौन था? 2011 की जनगणना का आयुक्त कौन था? कौन था? सी चंद्रमौली, चंद्रमौली जी थे। सी चंद्रमौली थे। कौन? आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में जनगणना आयुक्त कौन है? जनगणना आयुक्त कौन है? कौन है? विवेक जोशी हैं। कौन है? हम लिख देते हैं, कौन है? विवेक जोशी हैं। विवेक जोशी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष, यानी जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। महाविभाजक का मतलब है कि उस वर्ष हमारी जनसंख्या घट गई थी। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921, अर्थात जब 1921 में जनगणना हुई थी तो वो जनगणना में हमारी जनसंख्या क्या है? घट गई थी। क्या हो गई थी? घट। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना में कहां की जनसंख्या में कमी आई थी? बोलो, यानी 2011 की जनगणना में कमी आई थी। बोलो, जनगणना में कमी आई थी। कमी वो थी नागालैंड की। कहां की? नागालैंड की। यहां की 2011 की जनगणना में जब हुआ था तो जनगणना के पिछले आंकड़ा यानी 2001 से 11 के आंकड़े से और 2000 यानी पीछे के आंकड़े से देखा गया, और जो 2011 यानी उसके बीच 1 से 11 के बीच में देखा गया, और उसके बाद जब फिर जनगणना हुई 11 में तो उसमें देखा गया कि जनसंख्या कमी आई है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व में सर्वाधिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद अधिकतर लोगों को यह मालूम है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहां की है? चीन की है। कहां की है? चीन की। दूसरे नंबर में भारत की है। चलिए अगला है कि अब आते हैं हम अपने भारत में, यानी विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चाइना की, दूसरे नंबर भारत। लेकिन भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे कम है? चलो विश्व, अब भारत में पूछते हैं, भारत में किस राज्य की जनसंख्या अधिक है? यह भी सरल क्वेश्चन है। अधिक है, बोलो किस राज्य की?
अपना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? अधिकतम है। और इसी जगह पर अगर न्यूनतम पूछा जाता है, न्यूनतम, तो वो है सिक्किम की। कहां की? सिक्किम की। यानी अधिकतम सबसे पहले इधर लाते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चाइना की। दूसरे नंबर में भारत। भारत किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? वो उत्तर प्रदेश राज्य की है। किस राज्य की न्यूनतम है? वो है सिक्किम की। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं? अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जनजाति एसटी, यानी जिसमें नागा, भोटिया, संथाल, थारू ये सभी जनजातियां आती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भारत, कुछ क्वेश्चन हम ओरल बोल रहे हैं, उसको भी नोट कर लें, वीडियो को रोक रोक कर या डाउनलोड करके सब देख चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस राज्य में है? बोलो। वो है मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में हमने बताया कि अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा, लेकिन भारत में सर्वाधिक, यानी संपूर्ण भारत की जब हम बात करते हैं, उस संपूर्ण भारत में किस राज्य की, मतलब किस राज्य की नहीं, यानी अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में, लेकिन पूरे संपूर्ण भारत में कौन सी जनजाति सबसे अधिक है? बोलो भाई। सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन है? वो है गौंड। कौन? गौंड जात। कौन जात? गौंड जाति। और माननीय जो आपके राष्ट्रपति हैं वो भी अनुसूचित जनजाति की हैं। काहे की हैं? संथाल जाति की। काहे की? संथाल। फिर भाई को भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौंड है। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन मेरा आता है, किसी राज्य में, यानी किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए उसमें कितने % लोगों का साक्षर होना अनिवार्य है? ठीक है, रिपीट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने % लोग वहां साक्षर होने चाहिए? कितने? 90%। 90%। समझे? चलिए, हम सब चीज इसे बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, ठीक है? कुछ लोग, कुछ क्वेश्चन हम ओरल भी बता रहे हैं। हमने बताया आपको कि साक्षर, यानी किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए वहां 90% लोगों को साक्षर होना अनिवार्य है। अब चलते हैं कि भारत का क्वेश्चन आता है। भारत का, ये सब आंकड़े हम जनगणना के आधार पर दे रहे हैं आपको। भारत का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात यानी महिला पुरुष का आंकड़ा, लिंगानुपात। अब लिंगानुपात की बात हम कर रहे हैं, यानी कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जब निकाली जाती है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। अब भारत का, संपूर्ण भारत का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात। अब लिंगानुपात, बड़े बेटियां, बड़े बेटियां हम तो खुद चला रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से अपने यहाँ महिलाओं की संख्या में किस प्रकार से क्या है? घाटा हो, मतलब कि घट रही हैं। इसीलिए हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई, बड़े बेटियां की शुरुआत हुई। अब उसका भी नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम हो गया बदलाव। क्या नाम हो गया? बदलाव। तो क्वेश्चन मेरा है, भारत का लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर, यह 2011 का आंकड़ा है, 1000 पुरुषों पर 943 स्त्री। अब लियो, 1000 पुरुषों पे 943। बाकी भैया कहां जाएंगे? बाकी कहां जाएंगे? 1000 पुरुषों में 943। अब बाकी कहां जाएंगे? 57, 58, सब 57, सब कहां जाइए? जल्दी जल्दी भैया शादी ब्याह कर लो, और नहीं तो समझ लो कि लिंगानुपात कहो जब बढ़ा है, ये बढ़ा है, नहीं तो राम राम सत्य है। चलो आगे देखते हैं
यानी भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 943 स्त्रियां हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन आता है सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो वो क्या है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की, वहां पर स्त्रियों की संख्या कम है। लेकिन जब से केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई, पढ़े बेटियां का योजना चलाई गई, तो कुछ हद तक बढ़ा है। तो हरियाणा का 2022 के आंकड़े तक 1000 पुरुषों पे 916 स्त्रियां हो चुका है। ठीक है, अब इसी जगह क्वेश्चन पूछता है, मैंने बता दिया भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 943 स्त्रियां, फिर मैंने बताया कि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, और हरियाणा का जो लिंगानुपात 1000 पर 916, 2022 का भी आंकड़ा नया नया आया है, जनगणना का नहीं, एक आंकड़ा निकाला गया था, तो 2022 में 1000 पुरुषों में 916 जो है आया है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम केरल का पूछते हैं, तो भारत में जो केरल राज्य ऐसा है, वहां स्त्रियां ज्यादा हैं। अब केरल का हम लिंगानुपात पूछते हैं, केरल का लिंगानुपात, तो यहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां। अब लियो 1084 स्त्रियां, यहां स्त्रियों की संख्या है, तो क्या आप केरल से शादी करोगे? नहीं। अगर आप मेहनत करके कोई नौकरी नहीं पाते हो, तो समझ लो कि नहीं, ना तुमका गोरी स्त्री, ना काली स्त्री, ना गेहुआ कलर के स्त्री, कोई स्त्री से विवाह नहीं होगा, समझे? चाहे जितना, अब लड़कियन का देख लो, गोर हुए खातिर का माँ फेरन लवली, माँ फेरन लवली, माँ फेरन लवली, लेकिन चाहे फेरन लवली से नहा डालो, चाहे जो प्रगत ने बना दिया है, वो हम जो है प्रगत ने जो बना दिया उसी हिसाब से आपको रहना है। चाहे जितना ब्यूटी पार्लर, चाहे जितना अच्छा क्रीम, चाहे जितना अच्छा पाउडर लगा लो, जैसे कि तैसे रही हो, जैसे कि तैसे रही हो, यह चक्कर में ना पड़ो कि हम फेरन लवली लगा दे, तो रास्ता चलत कोनो खूबसूरत लड़की मिल जाए तो हमसे लड़की की अदा होती, वो सबको देख के मुस्कुराती है। इन तितलियों के चक्कर में मत पड़ो बच्चों, पढ़ते रहो, मैं सबकी बात कर, पढ़ते रहो, तितलियों के चक्कर में ना पढ़ते रहो, समझे? हर व्यक्ति कामयाब, अगर कामयाब व्यक्ति है तो अच्छे से अच्छे उसको स्त्री मिल जाएगी। बस आगे चलते हैं, बस समझदार हो। केरल का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 1084 स्त्रियां हैं। अब क्वेश्चन मेरा है कि भारत में प्रतिवर्ष, याद रखना, भारत में प्रतिवर्ष, ठीक है, भारत प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया देश के बराबर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है। चलो भाई अगला चलते हैं। जो बच्चों हमारी 2011 की जनगणना हुई है, 2011 की जो जनगणना हुई है, उसका आदर्श वाक्य क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य है, क्या है आदर्श वाक्य? उसका आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बच्चों यदि राइटिंग ना समझ में आती हो तो हमारे वीडियो, मैं वॉइस बोल रहा हूं, वीडियो बोल रहा हूं, और जल्द ही हमारा डिवाइन परिवार आपको एक डिजिटल बोर्ड मुहैया कराएगा, लेकिन अभी थोड़ा उसके लिए समय चाहिए। हम अच्छे से अच्छे आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे, तब तक इसी में आप काम चलाइए। चलिए भाई अगला हमारा को हमने बताया कि 2011 की जनगणना जो थी उसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इसका एक लोगो बना हुआ था, 2011 की जनगणना का जो लोगो बना था, उसमें लोगो में किसका चित्र बना? एक शिक्षिका का फोटो। जो जिसने भी ये जो वीडियो इसको देख रहे हैं, अगर वो एजेंट या कर्मचारी ने जनगणना किए होंगे तो एक काला बैग मिला था, उस काले बैग में एक शिक्षिका का फोटो बना हुआ था, शायद ध्यान न दिए हूं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और संघ शासित राज्य कितने हैं? 28। 28 और 8। क्वेश्चन मेरा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और छोटा है लक्षद्वीप। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने कहा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित दिल्ली और छोटा है लक्षद्वीप। और ऐसे राज्यों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमने बताया था कौन कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, सबसे कम है सिक्किम, लेकिन केंद्र शासित में दिल्ली और सबसे कम में लक्षद्वीप है। लेकिन बच्चों जैसे क्वेश्चन संविधान का एक आ गया है मेरे मन में कि किसी भी राज्य में जब मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण होता है तो उस मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। लेकिन वो ऐसे यानी 8 केंद्र शासित में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराता। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के रूप में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर से जरूर दीजिएगा अगर वीडियो पढ़ते हो। ठीक है, यानी केंद्र शासित 2 ऐसे कौन से प्रदेश हैं जिनके मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराता है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2001 से 2011 के बीच में एक दशकीय जनगणना जब हुई थी उसमें जनसंख्या की वृद्धि कितने परसेंट हुई है? यानी 2001 से 2011 की अवधि तक जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी हुई है? जनसंख्या वृद्धि दर कब? 2001 से 2011 तक कितनी हुई है? 17.7% हुई है। यानी क्वेश्चन मेरा 2001 से 2011 तक की जो दशकीय जनगणना में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी हुई है? 17.7%। अब देखो क्वेश्चन मेरा है कि भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किससे किसके बीच में थी? यानी उस सन जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। जनसंख्या वृद्धि दर यानी भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 1961, 10 जोड़ लो, 1961 से 1971 तक के बीच जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? उच्चतम थी। क्या थी? अधिक थी। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता भारत का जनसंख्या घनत्व। ठीक, जनसंख्या घनत्व क्या है? यानी भारत के अंदर 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वर्गाकार क्षेत्र में, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर, तो 1 किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब हम बारी बारी करके जनसंख्या घनत्व के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताया, परिभाषा की जनसंख्या घनत्व भारत में 1 किलोमीटर के वर्गाकार क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लेकिन जब भारत में 2011 की जनगणना कराई गई तो जो उसमें आंकड़ा निकाला गया तो 1 किलोमीटर पर निवास करने वाले, नहीं संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या है, देखिए इधर बताते हैं, यानी भारत में 1 किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या यानी 382, यानी 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में 382 लोग निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व, थोड़ा चिपके हुए लोग, जहां अधिक से घनत्व फैला हुआ। ठीक, क्या बताया मैंने कि 1 किलोमीटर पे निवास करने वाले लोगों की संख्या है 382। अब पूछते हैं, क्वेश्चन हमारा है कि सब भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है? सिमटे सिमटे लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के जो आंकड़ा आया है उसमें बताया गया है कि बिहार ऐसा राज्य है जहां का जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। कहां? बिहार राज्य का जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक। उसी जगह पर अगर हम पूछ रहे हैं किस राज्य का जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है,
सबसे अधिक बिहार में एकदम सकरे सकरे लोग रहते हैं, चिप है ना, एकदम नेरे नेरे घर बनाए हुए रखते हैं। उसी जगह पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश, यानी 1 किलोमीटर पे 17 लोग निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश। वही अरुणाचल प्रदेश जहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ता है। क्यों पड़ता है याद होना चाहिए। क्यों अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले विश्व में, जापान में, भारत में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य रात का सूर्य नॉर्वे में। अरुणाचल प्रदेश में क्यों पड़ता है? आपको याद होना चाहिए कि एक देशांतर को दूसरे देशांतर पार होने में उसका 4 मिनट का समय लगता है। उसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और जो अरुणाचल प्रदेश वो 30 अक्षांश पे निर्धारित, कितने अक्षांश पे? 30 अक्षांश पे निर्धारित है। कितने? 30 अक्षांश से। और एक को पार होने में, दूसरे को पार होने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हम 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 शून्य 4 3 12 120। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य का प्रकाश, इसीलिए उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला, हम ये नहीं पूछ रहे सर्वाधिक नगरीय राज्य, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यानी गांव ज्यादा नहीं, सब नगर बसे हुए हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है गोवा। और गोवा की व्यक्ति आय भी सर्वाधिक गोवा पुर्तगालियों के अधीन भी था। चलो, और भारत का सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। कुछ क्वेश्चन मैंने बताया कि हम ओरल बोलेंगे, आप लोग। अब बताया मैंने भारत का सर्वाधिक नगरीय राज्य महाराष्ट्र है, और भारत का सर्वाधिक नगरीकृत यानी नगरीय जनसंख्या वो गोवा की है। अगला, भारत की साक्षरता दर कितनी हो गई? अभी 2022 में एक आंकड़ा प्रस्तुत हुआ। उस आंकड़े के अनुसार 77.7% है। याद रखना, भारत की साक्षरता दर 2022 के आंकड़े के अनुसार 77.7% है। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन आता है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मेट्रोपोलिट नगर कहा जाता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों को मेट्रोपोलिट कहा जाता है। ये हमारा जनगणना का चैप्टर समाप्त हुआ। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है आपको, याद आया हमारा, कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भारत का राष्ट्रपति कराता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।